आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। केवीपी होता है किसान विकास पत्र। शॉर्ट में क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द केवीपी, दैट इज अ किसान विकास पत्र। गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, राइट। सेविंग इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है थ्रू द इंडियन पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है उनके थ्रू, या फिर जो सिलेक्टेड बैंक्स हैं उनके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। मेन पर्पस क्या है कि जो लोग हैं वो उनको गारंटीड एक रिटर्न मिलेगी, यानी कि जो भी उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डबल हो जाएगा और उनको एक गारंटीड रिटर्न मिलती है ओवर अ डिफाइंड पीरियड। सो इंडियन जो रेजिडेंट्स हैं वो इसमें एप्लीकेबल हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी है। जो माइनर्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी है। बट क्या ये स्कीम एलिजिबल है फॉर द एनआरआईज एंड एचयूएफ? क्या वो एलिजिबल है स्कीम के अंदर? एनआरआईज की बात करें, नॉन रेजिडेंट इंडियंस की बात करें, या फिर एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, आर दोज एलिजिबल अंडर दिस स्कीम? आंसर इज नो, वो एलिजिबल नहीं है, राइट। चलो अभी एक बेसिक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सो एज इट सेड कि जो किसान विकास पत्र है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड एक स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, जो लॉन्ग टर्म सेविंग के ऊपर हम इंकरेज करते हैं। सो 1988 में इसको लॉन्च किया गया था एंड बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2011 में। 2014 में फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो मिसयूज है उसको रोका जा सके, इसके फीचर्स का, और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सो मेन पर्पस क्या है? दैट वी वांट पीपल कि वो इनकरेज हो कि वो स्मॉल सेविंग्स करे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इट। एंड मार्केट रिस्क उनके ऊपर ना बने। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको 7.5% के आसपास का कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट गारंटीड इस पे मिलता है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर नोटिफाई किया जाता है, राइट। एंड अगर हम मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मैच्योरिटी पीरियड होता है 115 महीने का, यानी कि 9 साल और 7 महीने का मैच्योरिटी पीरियड होता है। एंड इस अमाउंट में जो आपका इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आपका अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 रुपीज करनी है, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो आप 100 के मल्टीपल्स में कर सकते हो। कोई भी अपर लिमिट इस केस में नहीं होती है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो एलिजिबल्स हैं, माइनर एलिजिबल है, ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर्सन एलिजिबल है, लेकिन एचयूएफ एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, एनआरआईज एलिजिबल नहीं है, एचएफ एलिजिबल नहीं है, कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज इसमें एलिजिबल नहीं है। दोज आर नॉट एलिजिबल, राइट। वो एलिजिबल नहीं है इस केस में। अगर होल्डिंग की बात करें तो सिंगल होल्डर सर्टिफिकेट होता है एंड ज्वाइंट सर्टिफिकेट हो सकता है। ए सर्टिफिकेट लाइक जो कि बोथ ऑफ द पर्सन यानी कि ज्वाइंट होल्डर्स को एप्लीकेबली पे होगा, या फिर सर्वाइवर को पे ऑफ हो सकता है, या फिर ज्वाइंट बी सर्टिफिकेट हो सकता है जो आइदर होल्डर या सर्वाइवर को पे किया जा सकता है, राइट। तो ये इनकी टाइप्स है अलग अलग, लाइक जॉइंट ए सर्टिफिकेट है, जॉइंट बी सर्टिफिकेट है। एज आई टोल्ड यू, जॉइंट ए सर्टिफिकेट के केस में पेबल टू बोथ होल्डर हो सकता है, या फिर टू द सर्वाइवर पेमेंट हो सकती है, या फिर जॉइंट बी सर्टिफिकेट हो सकता है जिसमें आइदर सर्वाइवर मोड रहेगा। सो जॉइंट बी इज रिलेटेड टू आइदर सर्वाइवर, जॉइंट ए इज रिलेटेड टू जॉइंट और फॉर्मर सर्वाइवर वी कैन से, ठीक है। तो ये दोनों अवेलेबल होते हैं मोड। नॉमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉमिनेशन को यहां पर बनाया गया कि नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। यू कैन बी नॉमिनेटिंग द पर्सन एंड लॉक इन पीरियड जो है दैट इज फॉर 30 मंथ्स। कम से कम 2.5 साल के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए आपको इसमें पैसा डाल के रखना पड़ेगा। प्री मेच्योर पेमेंट भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। इफ यू वांट टू टेक द प्री मेच्योर पेमेंट तो आप पेमेंट ले सकते हो 30 महीने का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, या फिर होल्डर की डेथ के ऊपर अगर कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो आपको प्री मेच्योर पेमेंट मिल सकती है। लेकिन 30 महीने से पहले
30 महीने से पहले अगर आप प्री मेच्योर पेमेंट लेना चाहते हो तो वो चीज अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उस केस में प्री मेच्योर पेमेंट अलाउड नहीं रहेगी। प्री मेच्योर पेमेंट जो है सिर्फ एक्सेप्शन केसेस में अलाउड है, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। अगर टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट जो भी आप अर्न करोगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, एंड ये टैक्सेबल है अंडर द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस, राइट। जो आपकी इनकम है अंडर द अदर सोर्सेस उसके अंडर ये टैक्सेबल माना जाएगा इसको। एंड फर्दर 80C के अंदर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है, इसमें कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है। एंड पोस्ट ऑफिस में कोई टीडीएस आपका नहीं डिडक्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अंडर द इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है, एज इट इज टैक्सेबल, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो केवीपी ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस बताई गई हैं जिसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी की बात करें तो डेफिनेटली दीज आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, जीरो मार्केट रिस्क इज देयर। एंड जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स है, जो रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनके लिए डेफिनेटली काफी अच्छा एक आप कह सकते हो कि एक टूल है जिसके थ्रू यू कैन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अगर मोड ऑफ इशू की बात करें तो मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस इसको इशू करते हैं, जो सिलेक्टेड बैंक है, ऑथराइज्ड बैंक है, वो भी इसको इशू करते हैं। एंड सर्टिफिकेट्स को इवन ई केवीपी की फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है, या फिजिकल फॉर्म में भी इशू कर सकते हैं, देयर इज नो इशू रिलेटेड टू इट। ओके जी, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द पीपीएफ। नाउ पीपीएफ का नाम तो हर किसी ने सुना ही होता है, पीपीएफ स्कीम के बारे में। क्या पीपीएफ में एनआरआई पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? काइंडली डू आंसर। इज इट पॉसिबल दैट एनआरआई पर्सन कैन बी इन्वेस्टिंग इन केस ऑफ द पीपीएफ? पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वर्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है पीपीएफ। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम होती है अंडर द नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फ्रेमवर्क। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग करवानी है लोगों की, ताकि टैक्स एफिशिएंसी भी बने, रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो। एनआरआईज एलिजिबल नहीं है, एनआरआईज एलिजिबल नहीं है, एचयूएफ एलिजिबल नहीं है। लेकिन मान लो कोई पर्सन पहले नॉन एनआरआई था, उसने पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर दिया, तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है मैच्योरिटी तक बिना किसी एक्सटेंशन के। पीपीएफ के केस में एक्सटेंशन भी होता है, राइट, लेकिन वो कंटिन्यू करेगा जब तक एक्सटेंशन नहीं कर सकता, लेकिन वो, राइट। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड एक नेशनल स्मॉल सेविंग फ्रेमवर्क है, राइट। स्मॉल सेविंग को आपने प्रमोट करना है, और आप चाहते हो कि रिटायरमेंट प्लानिंग को बेनिफिट, हम रिटायरमेंट प्लानिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवा पाए लोगों को, वो बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करवा पाए। एंड मोर ओवर टैक्स बेनिफिट्स जो है वो लोगों को मिल पाए, टैक्स एफिशिएंसी बन पाए। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1968 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो मेन ये था कि लॉन्ग टर्म सेविंग जो है लोगों में वो आदत बने, वो अपनी कैपिटल को सेव कर पाए, उनको स्टेबल रिटर्न मिल जाए। इंटरेस्ट रेट जो है डेट इज 7.1% पर एनम, एंड ये कंपाउंडेड होता है एनुअली बेसिस के ऊपर, एंड ये नोटिफाई किया रहता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। एंड जो पीरियड ऑफ डिपॉजिट है उसके बेस पर एप्लीकेबल रहता है। अगर टेन्योर की बात करें, पीपीएफ का टेन्योर है 15 साल का, 15 ईयर्स का, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ओपनिंग। अगर आप 1 अप्रैल को ओपन करते हो, राइट, 1 अप्रैल 2020 को आपने ओपन किया, तो 31 मार्च 2020 के बाद 15 साल के लिए ये आपका अकाउंट चलेगा। ओके, और इसे 5 साल के ब्लॉक्स में आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, विद कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन, वो आपकी हिम्मत है। अगर हम बात करें रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कम से कम जो मिनिमम आपको एनुअल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वो 500 रुपए का है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो आप कर सकते हो डेट इज ऑफ 1.5 लाख, ठीक है। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ ₹500, मैक्सिमम जो पैसा जमा करवा सकते हो वो 1.5 लाख रुपीस का है। एंड कंट्रीब्यूशन जो है वो आप लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो या इंस्टॉलमेंट्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डाल पाओगे पीपीएफ अकाउंट में डेट इज 12। 12 बार से ज्यादा क्रेडिट नहीं कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट को। एलिजिबिलिटी का पॉइंट देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो क्या इसमें रेजिडेंट पर्सन एलिजिबल है? यस, है ही स्कीम रेजिडेंट्स के लिए। इवन जो माइनर की बिहाफ पर पेरेंट और गार्डियन एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एनआरआईज पर्सन आर नॉट एलिजिबल, एचयूएफ आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, पहले एलिजिबल होते थे एचयूएफ, उनको अलाउ किया गया था कि वो पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अब एचयूएफ पीपीएफ अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। एनआरआई के केस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अलाउड है लोग कि आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन तभी जब आप नॉन एनआरआई थे। ठीक है, यानी कि पर्सन ए हु वाज अ रेजिडेंट इंडियन, वो उसने पीपीएफ अकाउंट ओपन कर दिया, 2020 में ओपन किया। अब मान लो इनका स्टेटस चेंज हो गया 2023 में नाउ ही इज अ एनआरआई, तो ये एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द मैच्योरिटी, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड नहीं करवा पाएंगे। जैसे बाकी पर्सन्स को अलाउड है ना कि आप 5-5 साल के ब्लॉक में आगे एक्सटेंड कर सकते हो, अब एनआरआई पर्सन जो हो गया स्टेटस, उसको अलाउड नहीं है। राइट, अकाउंट होल्डिंग की बात करें, इंडिविजुअल अकाउंट्स अलाउड है, ज्वाइंट अकाउंट होता नहीं है। एक पर्सन सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट द केस ऑफ गार्डियन, बीइंग अ गार्डियन यू कैन बी होल्डिंग मल्टीपल अकाउंट्स, अदरवाइज यू कैन नॉट बी होल्डिंग मल्टीपल अकाउंट्स इन केस ऑफ इट। राइट, एंड अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें, यस, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड माइनर अकाउंट नॉमिनी जो है उसमें नॉमिनेशन कौन करेगा? गार्डियन करेगा, गार्डियन विल बी अपॉइंटिंग द पर्सन। डिपॉजिट कब तक जमा कर सकते हैं? 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक डिपॉजिट जमा करवा सकते हो। और कितना करवा सकते हो? मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख, 12 इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम करवा सकते हो। डिपॉजिट्स आप कैश की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करवा सकते हो। राइट, एंड अगर आपने कंट्रीब्यूशन का डिफॉल्ट किया, यानी कि 1 साल कभी आपने पैसे जमा ही नहीं करवाए, तो आपके ऊपर क्या पड़ेगी? पेनल्टी पड़ेगी। देन यू विल बी इम्पोज विद द पेनल्टी। और कितनी पेनल्टी पड़ेगी? 50 रुपए 1 साल के हिसाब से। ठीक है, ये पेनल्टी का कम अमाउंट है, 50 रुपीज पर पेनल्टी पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जाएगी। अगर लोन फैसिलिटी की बात करें तो हाँ, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर तक जो लोन अवेलेबल है आप कर सकते हो, अगर आप लोन लेना चाहते हो। एंड आपको जो भी बैलेंस पड़ा था एट द एंड ऑफ द प्रिसीडिंग 2nd फाइनेंशियल ईयर, यानी कि लेट्स से मैंने 4th ईयर में लोन लेना था, तो उससे 2 साल पहले जो मेरा फाइनेंशियल बैलेंस था उसका 25% तक का मैं लोन ले सकता हूं। और अगर मैं रीपे कर देता हूं 36 महीने के अंदर अंदर, तो 1% पर एनम का इंटरेस्ट पड़ेगा। और अगर मैं 36 मंथ्स के अंदर अंदर रीपे नहीं करता, तो फिर उस केस में 6% पर एनम का आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। राइट, सिंपल सी कंडीशंस है। 3rd ईयर फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप लोन ले सकते हो। जिस भी साल में आप लोन लोगे उससे 2 साल पहले जो आपका बैलेंस था उसका 25% लोन मिल सकता है। अगर 36 महीने के अंदर, 36 मंथ्स के अंदर अंदर रीपे करते हो तो 1% इंटरेस्ट है। अगर नहीं करते हो, एक्सीड कर जाते हो, तो उसके केस में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ेगा। सेकेंड लोन तभी मिलेगा अगर आपने पहले लोन की रीपेमेंट कर दी है। अगर पार्शियल विड्रॉल की बात करें कि क्या पार्शली बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हो, जो आपने कॉर्पस जमा करा, अमाउंट जमा करा, क्या उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं? यस, 7वें साल से 7th फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड, यानी कि 3rd to 6th आपको लोन अलाउड हो गया। एंड 7th ऑनवर्ड इफ यू वांट टू मेक अ पार्शियल विड्रॉल, दैट इज अलाउड, वो अलाउड है। लेकिन कितना मैक्सिमम विड्रॉल होगा? 50% बैलेंस, यानी कि जिस साल में निकाल रहे हो उससे 4 साल पहले तक के बैलेंस का जो था 50% वो आप निकाल पाओगे। या फिर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का 50% ऑफ द बैलेंस, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर है वो आप निकाल सकते हो। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ आप एक ही बार पार्शियल विड्रॉल कर पाओगे, सिर्फ एक ही बार पार्शियल विड्रॉल कर पाओगे। अब आप बोलोगे ये सिस्टम क्या बन गया? देखो, सिंपल से आप बात समझने की कोशिश करो। हो सकता है एक पर्सन बार बार पेमेंट निकाल रहा है, तो आप लोअर ऑफ द पेमेंट को कंसीडर कर रहे हो। या तो जब आप पैसे निकलवाने लगे हो
तब उस टाइम पर जैसे 7वें साल में निकालने लगे हो तो 7 साल से पहले, 4 साल पहले, यानी कि थर्ड लेट्स से ईयर में, थर्ड फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो आपका बैलेंस था उसका 50% ले सकते हो। या मान लो कोई पर्सन बार बार पेमेंट निकलवा भी रहा है तो 7th ईयर के 1 साल पहले, अगर 8वें साल में निकाल रहा है तो 8वें साल से 1 साल पहले जो बैलेंस था उसका 50%। दोनों में से देख लेंगे कि लोअर कौन सी वैल्यू है एंड उसके हिसाब से विड्रॉल पर्सन कर पाएगा। द पर्सन वुड बी एबल टू विड्रॉल द अमाउंट एज पर दैट केस। क्लियर है चीज? इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बताने वाला हूं, दैट्स रिलेटेड टू ट्रिपल ई स्टेटस। नाउ व्हाट इज ट्रिपल ई? व्हाट इज ट्रिपल ई? ट्रिपल ई इज एग्जेम्प्ट स्टेटस। जो भी आपका अमाउंट है 1.5 लाख दैट इज एलिजिबल अंडर 80C फॉर द डिडक्शन पर्पसेस, कंप्लीटली टैक्स फ्री है। ना इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पड़ेगा, ना मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स पड़ेगा, एंड फर्दर जो अमाउंट आप जमा कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जा रही है, राइट? एंड जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स हैं आपकी वो भी पूरी की पूरी टैक्स एग्जेम्प्टेड होने वाली है। सो पीपीएफ को ट्रिपल ई स्टेटस मिलता है। कौन सा स्टेटस है? एग्जेम्प्ट स्टेटस मिलता है। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हो। पर्सनल वाइज ट्रांसफर अलाउड नहीं है। नो, यहां पर भी एक सोवरेन गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो जीरो मार्केट रिस्क इज देयर एंड लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट? इस चीज को हम समझते हैं ऑलरेडी कि जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क इज अवेलेबल हियर। ओके, राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.